सुप्रभात बच्चों। कक्षा 8 की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम आज हमारा हिंदी का जो ऑनलाइन क्लास शुरू कर रहे हैं उसको व्याकरण से शुरू करेंगे। तो व्याकरण में सबसे पहले आएगा भाषा के रूप। हम अपने भावों और विचारों को कभी कभी लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं। जब श्रोता सामने होता है तो उससे बोलकर हम अपनी बात करते हैं, किंतु जब सामने नहीं होता तब हम लिखकर उस तक अपनी बात पहुंचाते हैं। इसी आधार पर भाषा के दो रूप होते हैं, यानी भाषा के विभिन्न स्रोत। एक तो हम बोल के एक दूसरे को सुना के, या फिर सुनने वाला नहीं होता है तो हम उसको लिख के उसके पास भेजते हैं। भाषा उच्चारित या मौखिक भाषा तथा लिखित भाषा। उच्चारित का मतलब उच्चारण करके, मौखिक का मतलब भी बोल के, और लिखित भाषा यानी लिख कर बताना। अब देखेंगे बोली, उपभाषा और भाषा। सबसे पहले आएगा बोली। किसी छोटे क्षेत्र में स्थानीय व्यवहार में प्रयुक्त की जाने वाली वह अल्प विकसित रूप बोली होती है। जैसे हम घर पे हमारे जो बोलते हैं वो बोली कहलाती है। एक दूसरे से हम वार्तालाप करते हैं, और जैसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो उच्चारण नहीं होते तो भी हम बोलते हैं। तो इस प्रकार जो होती है वो स्थानीय भाषा में क्या होती है, बोली है ना, जिसका कोई लिखित रूप अर्थात सविकल्य नहीं होता। यानी वह लिखित नहीं, जैसे अपन कहते हैं एक तो क्या कर रहा, इसको अपन लिख सकते हैं, लेकिन कई कर ही रहे हो, है ना, ऐसे बोलेंगे तो ये कोई लिखित रूप नहीं है। अतएव क्षेत्र विशेष में साधारण सामाजिक व्यवहार में आने वाली बोलचाल की भाषा रूप ही बोली है। यानी जो हम हमारे घर में हमारे माता पिता से, हमारे घर में अपन जो बोलने का एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं वो बोली कहलाती है ना। फिर इसके बाद उपभाषा। उपभाषा अपेक्षाकृत विस्तृत क्षेत्र अथवा प्रदेश में बोलचाल में प्रयुक्त होती है तथा इसमें साहित्य रचना की भी जाती है। उपभाषा क्षेत्र में एकाधिक बोलियां ही होती है, यानी जैसे हम उसको उपभाषा बोल सकते हैं राजस्थानी। अब राजस्थानी भाषा में हम साहित्य की रचना भी की गई है, तो ये क्या है, उपभाषा है। फिर आएगा भाषा। भाषा एक विशाल विस्तृत क्षेत्र में बोलने, लिखने तथा साहित्य करने तथा संचार माध्यमों में परस्पर आने वाले और आदान प्रदान होती है। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे हम हिंदी भाषा बोलते हैं, है ना, जैसे हमारी ये अभी किताब पढ़ रहे हैं तो ये हिंदी भाषा में है। हम शहरों की जो बोली अधिकतर लोग बोलते हैं वो हिंदी भाषा के हैं। संचार माध्यमों में जैसे अखबार, पत्र पत्रिकाएं आदि क्या है, हिंदी में छपी हुई होती है ना। तो ये क्या है, विस्तृत क्षेत्र में, यानी हमारे पूरे देश में बोली जाती है। तो एक विस्तृत क्षेत्र हो गया, तो ये भाषा है। फिर हम देखेंगे वर्ण क्या होते हैं। अब जब वर्णों को मिला के भाषा बनती है ना, तो वर्ण क्या है। आपको बताया गया कि उच्चारित नियमों में जब लिखकर बताना होता है तब उसके लिए कुछ लिखित चिन्ह बनाए जाते हैं, है ना, चिन्ह बनाए जाते हैं। ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए लिखित चिन्ह वर्ण कहलाते हैं। यानी ध्वनि को जैसे तो अ को हम लिख सकते हैं, है ना। वर्ण भाषिक ध्वनियों में लिखित रूप से हिंदी में इन वर्णों को अक्षर भी कहते हैं। अब अक्षर कैसे, क, तो हम क बोले तो इसमें ध्वनि भी हुई और वर्ण भी निकला, और यह एक अक्षर भी है ना। तो ये ही भाषा की एक उत्तम इकाई है, यानी यही एक इकाई है, लघुत्तम इकाई, यानी सबसे छोटी। जैसे हम शब्द लिखना शुरू करेंगे, जैसे क, हा, है ना, डायरेक्ट नहीं लिख सकते, इसमें क लिखना पड़ेगा, फिर ह लिखना पड़ेगा, उस पर इसकी मात्रा लगानी पड़ेगी। तो ये अक्षर है और ये लघुत्तम इकाई है। अब देखेंगे हम मानक देवनागरी वर्ण लिपि, यानी कौन कौन से अक्षर, जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये क्या है, स्वर है। क्या है, ये स्वर है। और अनुस्वर अम का मतलब जैसे हम अंगूर बोलते हैं तो अ के ऊपर बिंदी लगती है, तो ये क्या है, अनुस्वर है। और विसर्ग का मतलब ह, जैसे संस्कृत में हम अधिकतर संस्कृत का में भाषा में विसर्ग का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। जैसे भूर्भुवः ह बोल रहे हैं लेकिन ह लिखा नहीं जाता, उस प्रकार को इस तरह से विसर्ग में दर्शाया जाता है। फिर व्यंजन कौन कौन से हैं, क, ख,
ग घ और न। और ये किसके हैं? क वर्ग के। ये व्यंजन किसके हैं? क वर्ग के। और फिर च छ ज झ य, ये किसके वर्ण हैं? ये च वर्ग के व्यंजन। अब हम देखेंगे कि हमारा कौन सा वर्ण कहाँ से उच्चारित होता है ना। जैसे हमारा हम सब ये वर्ण तो बोलेंगे तो मुंह से ही, लेकिन मुंह में भी हमारे अलग अलग भाग होते हैं जहाँ से ये शब्द निकलते हैं, है ना, उच्चारण स्थान। जैसे अ आ क ख ग, है ना, य घ ह। जैसे अब ये अब कहाँ से निकल रहा है? डायरेक्ट कंठ से। कंठ कहाँ होता है? जैसे गला, है ना, हमारा कंठ यानी सबसे पहले लास्ट में होता है वो कंठ। जैसे तो हमें लगता है कि अंदर से आवाज़ आ रही है ना, तो फिर ये कंठ से आती है। फिर इसके बाद में ई, ये कहाँ से आ रही? तालू से। तालू का मतलब हमारे जीबान के जस्ट ऊपर वाला भाग, है ना, ई। तो अब हम जीबान ऊपर करते हैं और जो तालू पे टकराते नहीं, लेकिन थोड़ी नीचे रहती है, वहाँ से निकलते हैं, क्या कहते हैं? तालव्य कहते हैं, है ना। इनको कंठव्य कहते हैं, इनको तालव्य कहते हैं। फिर ये सारे शब्द जैसे छ ज झ ये सब तालू से निकल रहे हैं। फिर आएगा मूर्धा, जैसे री। अब हमारे जो सबसे नीचे जन्म कंठ, उसके बाद में हमारा तालू और उससे आगे री ट। जैसे हमारे दांत के पीछे वाला, आप बोल के देखो, ट जैसे हमारे दांत के अंदर वाला जो भाग है वहाँ पे हमारी जिह्वा टकराती है ना। तो जिह्वा टकराने के बाद जो ध्वनि निकलती है वो क्या है? मूर्धा। मूर्धा से वह ध्वनि निकलती है। फिर दंत, यानी जैसे बोलते वक्त हमारी जिह्वा कहाँ टकराएगी? दांत के पास में, है ना। तो री त, इस प्रकार से बोलेंगे तो त धातु यहाँ से निकले। फिर थ द ध ल, ये हमारे दांतों से निकलने वाले और जिह्वा व दांत की सहायता से निकलने वाले शब्द हैं। अब जैसे बाद में हम देखेंगे ऊ, तो हमारा मुंह का होस्ट बदलेंगे, है ना, अंदर से आवाज़ आएगी लेकिन हमारा होस्ट का आकार बदलेगा। ऊ प फ ब भ, ये सारे कहाँ से निकल रहे हैं? होस्ट से, यानी होठों से। और जैसे य अ ण न म अनुस्वर है ना, ये जैसे नाक से निकलते हैं। कैसे निकलते हैं? नाक से, इनको अनुस्वर के। और चंद्र बिंदु, यानी हम देखते हैं इस प्रकार का जो ये लगाते हैं, क्या है? चंद्र बिंदु। जैसे चंद्रमा, है ना, तो ये रवि चंद्र, ये चंद्र बिंदु। जैसे चांदनी, तो हम च के ऊपर जैसे हम लिखेंगे चांदनी, है ना, ये वाला शब्द लिखा हमने चांदनी। तो ये जो ऊपर किला है, ये क्या किला है? चंद्र बिंदु, है ना। और ए ऐ ओ औ, ये ओष्ठ भी है और अनुस्वर भी है। और इनका स्थान ये नासिका से निकल रहे हैं। हमने देखा ना कौन सी? चंद्र बिंदु, चांदनी। और ए कंठ और तालु दोनों से इनका उपयोग होता है। जैसे दंत और ओष्ठ, ओ, है ना, ओ। फिर दंत और ओष्ठ, य हमारी जुबान कहाँ टकराती है? हमारे दाढ़ों के वहाँ पे टकराती है। तो ये आज हमने कुछ वर्णों का उच्चारण सीखा है। हम इसके आगे कल पढ़ना शुरू करेंगे।